क्या आपने कभी सोचा है कि हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के पास होते तो क्या होते? अपने ही देश में ट्रैवल करने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती या हमें किसी दूसरी कंट्री को पार करना पड़ता। आज यदि इंडिया का यूनिफिकेशन नहीं हुआ होता तो इंडिया के अंदर छोटी छोटी कई सारी कंट्रीज़ होती जो अपना मिलिट्री, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस खुद ही संभाल रही होती। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ढेर सारे रिसोर्सेज सेंट्रलाइज ना होकर अलग अलग भागों में बटे होते और हम ग्लोबल पावर्स जैसे जापान, चाइना और यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते। पर थैंक गॉड आज हमारे सामने ये समस्याएं नहीं हैं एंड थैंक्स टू वन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से आज हम यूनाइटेड इंडिया में रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि उन्होंने किस तरह से यूनाइटेड इंडिया की नींव रखी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ के बारे में। वो व्यक्ति जो अहमदाबाद में एक रिच और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, अहमदाबाद के सबसे सक्सेसफुल बैरिस्टर्स में से एक, क्यों उन्होंने अपनी यूरोपियन लाइफस्टाइल छोड़कर खादी को चुना। उन्हें जहाँ तक राजनीति में शुरू में कोई रुचि नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ कि वो राजनीति में आए और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में आगे चलकर इतने बड़े योगदान दिए। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के एक छोटे से तालुका नाडियाड में हुआ था। वो झवेर भाई और लाडबा की 6 संतानों में से एक थे। उनका बचपन करमसद में बीता, प्राइमरी एजुकेशन भी करमसद में हुई। यहाँ करमसद प्राइमरी स्कूल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा है। एक बार उन्होंने अपने मास्टर से एक सवाल पूछा। मास्टर ने उन्हें झिड़कते हुए कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाओ तुम खुद ही सीख लो। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में कहीं ना कहीं सेल्फ लर्निंग को लेकर या स्वाध्याय को लेकर एक रुचि जागृत हुई, जो उनके जीवन में हमें आगे कई जगह देखने के लिए मिली। आगे हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए वो नाडियाड आए। नाडियाड और बड़ौदा से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई करी। सरदार जी की डायरी और कुछ किताबों से हमें ये पता चलता है कि अपने हाई स्कूल के दिनों से ही उनमें लीडरशिप की क्वालिटी कुछ कुछ आ गई थी। आगे 1897 में 22 साल की उम्र में वो मैट्रिक पास करते हैं। जो 22 साल की उम्र है मैट्रिक पास करने की, कुछ उनके घर वालों के हिसाब से एक लेट उम्र होती है। इसलिए उनके घर वाले सोचते हैं कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है पढ़ाई में और उन्हें टीचिंग की जॉब करनी चाहिए। लेकिन सरदार जी के मन में तो कुछ और ही था। वो आगे चल के बैरिस्टर बनना चाहते थे। बैरिस्टर यानी इंग्लैंड जाके लॉ की पढ़ाई करना चाहते थे। पर वो ये बात जानते थे कि ना तो उनके पास अभी इतना फंड था और ना ही कोई सपोर्ट। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले एक लॉयर बनेंगे। अब लॉयर बनने के लिए LLB करना ज़रूरी था। वो जानते थे कि उनके पास इतना समय तो है नहीं, ना ही इतना पैसा है। तो वही सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ उनकी लाइफ में फिर से आई। वो नाडियाड अपने मामा के घर गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोकल लॉयर्स से बुक्स बोरो की और डिस्ट्रिक्ट लीडर्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आने वाले 3 सालों में उन्होंने ये एग्जामिनेशन पास कर लिया। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस गोधरा से स्टार्ट की थी। वो केवल क्रिमिनल केसेस लेते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य जो था वो पैसे कमाने का था, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड जाना था ऑब्वियसली। धीरे धीरे वो गोधरा के एक सक्सेसफुल लॉयर बन गए। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस गोधरा, बोरसद और नाडियाड में की। इसके 5 साल के बाद 1905 में उनके पास 10,000 रुपए जमा हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे इंग्लैंड जाना चाहिए। अब इंग्लैंड जाने के लिए पासपोर्ट और टिकट की जरूरत थी। इसकी उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट करी। जब इस इंक्वायरी की खबर उनके बड़े भाई विट्ठल भाई को पड़ी, जो कि बॉम्बे में खुद एक लॉयर थे और इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करना चाहते थे, तो उन्होंने वल्लभ भाई को एक चिट्ठी भेजी और उसमें यह लिखा कि बड़े भाई का इंग्लैंड पहले जाना ज़्यादा शोभा देता है। यदि छोटा भाई पहले चला गया तो बड़े भाई की इज्जत का क्या होगा। अपने बड़े भाई विट्ठल भाई को इंग्लैंड की पढ़ाई के लिए भेज दिया और उनका खर्चा उठाया। आखिरकार बहुत सारे उतार चढ़ावों के बाद 1910 में वल्लभ भाई को इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वहाँ जाकर उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी और 1913 में वापस भारत आए। भारत आकर अहमदाबाद में उन्होंने एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिस स्टार्ट करी और कुछ ही समय में वो अहमदाबाद के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बैरिस्टर बन गए। जीवी मावलंकर एक घटना को याद करते हुए लिखते हैं, 1916 में पहली बार गांधी जी गुजरात क्लब को एड्रेस करने के लिए आए। इस दौरान पटेल जी और मावलंकर जी टेबल पर एक गेम खेल रहे थे। जैसे ही गांधी जी को आते हुए मावलंकर जी देखते हैं, वो अपने टेबल से उठ जाते हैं। तो वल्लभ भाई जी उनसे कहते हैं
कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मावलंकर जी कहते हैं गांधी जी एड्रेस कर रहे हैं, मैं उनको सुनने जा रहा हूँ। तो वल्लभ भाई जी कहते हैं बैठो, इस गेम से तुम कुछ ज्यादा सीख लोगे। गांधी जी तुम्हें क्या सिखाएंगे? गेहूं में से कंकड़ बीनना। और वो ऐसे देश को आजादी दिलाना चाहते हैं और एक जोर का ठहाका लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वल्लभ भाई को यह पता नहीं रहता कि आगे चलकर यही सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत उनके जीवन का आदर्श बनने वाले। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता और गुजरात पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में लॉयल्टी टू द किंग के रेजोल्यूशन को फाड़ने के बाद गांधी जी की एक अलग छाप सरदार जी के मन में पड़ गई। और यही वो घटना थी जिसके बाद उनके विचार बदले और राजनीति की तरफ उनकी रुचि आई। अब आते हैं खेड़ा सत्याग्रह की तरफ, जो सरदार जी के राजनीतिक जीवन का पहला माइलस्टोन था। 1918 में खेड़ा में सूखा पड़ता है और प्लेग भी साथ में फैलता है। खेड़ा, जो सरदार जी की जन्मभूमि भी है, वहाँ के किसान बहुत बुरी परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं। गांधी जी उन किसानों के रिलीफ के लिए खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। इस सत्याग्रह में पहली बार सरदार जी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और गांव-गांव जाकर सत्याग्रह का प्रचार करते हैं। यह खेड़ा सत्याग्रह एक बहुत बड़ी सफलता बनकर आगे आता है और यहीं से सरदार जी के जीवन का राजनीतिक सफर शुरू होता है। कृपलानी जी खेड़ा सत्याग्रह को याद करते हुए लिखते हैं कि आज से ठीक 3 महीने पहले जब मैं अहमदाबाद में वल्लभ भाई से मिला था तो एक यूरोपियन स्टाइल यंग और फैशनेबल बैरिस्टर को मैंने देखा था, और आज खादी के सादे धोती कुर्ता में सरदार का एक अलग ही व्यक्तित्व उन्हें नजर आता। 1919 के रॉलेट सत्याग्रह में भी सरदार जी ने बढ़कर भाग लिया। 1922 के काठियावाड़ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी घटना है। यहाँ पर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का रेजोल्यूशन पास होना था। इस मीटिंग में जो अनटचेबल लोग थे उनके लिए एक अलग ब्लॉक बनाया गया था। तो सरदार जी वहां देखते हैं कि एक वॉलंटियर है, वो उन सभी अनटचेबल्स को एक झुंड की तरह उस ब्लॉक की तरफ खदेड़ता है और उन्हें निर्देश देता है कि यहाँ मौजूद किसी व्यक्ति को छूना मत, और वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसे फॉलो भी करते हैं। ये कहीं ना कहीं सरदार जी को गलत लगता है। वो चुपचाप अपनी जगह से उठते हैं और जाकर उन लोगों के बीच में बैठ जाते हैं। जब उनका नाम पुकारा जाता है स्टेज से एड्रेस करने के लिए, तो वो वहीं अपनी जगह पर खड़े होकर उस सभा को एड्रेस करते हैं। तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि किस तरह की सोशल रिफॉर्म वाली मानसिकता सरदार जी की थी। बरदोली सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाली एक छोटी सी तालुका थी। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी। 1925 में यहाँ एक भीषण बाढ़ आती है जिससे किसानों की सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसान ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। उसी समय सरकार टैक्स रेट को 22 से 33% तक बढ़ा देती है। सरकार को कई पिटीशंस भेजी जाती हैं पर वो इन सभी को रिजेक्ट कर देती है। तब गांधी जी बरदोली सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। इस बरदोली सत्याग्रह के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदोली सत्याग्रह एक बहुत बड़ी सफलता साबित होता है और ये सरदार को न केवल गुजरात में बल्कि पूरे भारत में घर घर में चर्चित कर देता है। बरदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद कई ब्रिटिश ऑफिसर्स तो उन्हें लेनिन तक कहकर पुकारते हैं। यही वो बरदोली सत्याग्रह है जहां कुछ औरतें उन्हें सरदार कह के बुलाती हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है। 1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए सरदार अपना नॉमिनेशन देते हैं। 1925 की बरदोली की सफलता के बाद सभी के मन में ये कहीं ना कहीं था कि अब सरदार को ही उनका अगला अध्यक्ष बनना चाहिए। पर इसी दौरान मोतीलाल नेहरू गांधी जी को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में न जाने क्या होता है कि गांधी जी सरदार पटेल से उनका नॉमिनेशन वापस लेने को कह देते हैं और सरदार पटेल एक सीधे साधे शिष्य की भांति अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। ये सेम घटना 1929 में भी होती है। स्वतंत्रता का यह उतार चढ़ाव भरा संग्राम चलता रहता है। दांडी सत्याग्रह के चलते सरदार 1932 से 34 तक जेल में रहते हैं। जेल से बाहर आकर 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस की कमान संभालते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं, जिसके चलते 1945 तक फिर जेल में रहते हैं। फिर आता है 1946 का कांग्रेस अधिवेशन। अंग्रेज सरकार ये इशारा कर चुकी थी कि अब सत्ता भारत को जल्दी ही सौंपी जाने वाली है। कहीं ना कहीं सभी को ये पता था कि जो 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो आने वाली इंटरिम गवर्नमेंट में डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू जी और पटेल जी दोनों ही अपना नॉमिनेशन सबमिट करते हैं। 29 अप्रैल नॉमिनेशन सबमिट करने की लास्ट डेट होती है। 15 में से 12 प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज ने पटेल जी का नाम सजेस्ट करती हैं।
पर 20 अप्रैल को गांधी जी पटेल जी को एक लेटर लिखते हैं और पटेल जी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की सफलता के बाद यह निश्चित था कि सरदार पटेल एक अच्छे एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजर और लीडर थे और सभी के मन में यह था कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए एक तगड़े उम्मीदवार भी थे। राजेंद्र प्रसाद जी बाद में लिखते हैं कि गांधी had once again sacrificed his trusted lieutenant for the sake of glamorous नेहरू। लेकिन नियति के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए शायद कोई दूसरा बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था। फरवरी 1947 ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में यह घोषणा करते हैं कि सत्ता भारत को सौंप दी जाएगी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है जो साथ में लाता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन। अब हम सभी ये जानते हैं कि सरदार पटेल उन लोगों में से थे जो 1 इंच ज़मीन भी पाकिस्तान को नहीं देना चाहते थे, पर ऐसी कौन सी वजहें थी जिस वजह से उन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को आगे चल के एक्सेप्ट कर लिया। सरदार पटेल का ये मानना था कि यदि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता है तो आगे चल के भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा और तब एक नहीं कई पाकिस्तानों का जन्म होगा। दूसरा, वो कम्युनल वायलेंस से बचना चाहते थे। वो जानते थे कि आगे चल के देश में बड़े लेवल पे कम्युनल वायलेंस फैल सकता है। तीसरा, सरदार पटेल का मानना था कि यदि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता है तो देश में अनिश्चित काल के लिए एक लंबा गृह युद्ध छिड़ सकता है। उनका मानना था कि यदि पाकिस्तान अलग देश बनता है तो आगे चल के 2 देशों के बीच विवाद को सुलझाना आसान होगा बजाय 2 धर्मों के। इन सभी कारणों के चलते सरदार पटेल भारत पाकिस्तान के बंटवारे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अंग्रेज भारत को आज़ादी तो दे जाते हैं लेकिन उसे कई टुकड़ों में तोड़ जाते हैं। आज़ादी के समय भारत में छोटे बड़े मिलाकर कुछ 565 प्रिंसली स्टेट्स होते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वह भारत के साथ जुड़ें या पाकिस्तान के साथ, या तीसरा ऑप्शन वो इंडिपेंडेंट रहें। इस पर सरदार पटेल वीपी मेनन से कहते हैं कि हमारी हार्ड अर्नड फ्रीडम स्टेट्स के थ्रू हमारे हाथों से जा सकती है। सरदार पटेल ये निश्चित कर चुके थे कि वो कैसे भी करके भारत को एक ही रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मई 1947 से ही प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दिए थे। उन्हें 15 अगस्त तक का टाइम दिया गया था कि वो एक्सेशन के मामले में अपना फैसला सुना दें। भोपाल के नवाब और जोधपुर के राजा जिन्ना से मीटिंग के बाद पाकिस्तान में एक्सेशन को लेकर काफ़ी हद तक निश्चय कर चुके थे। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह राठौर का तो यह भी कहना था कि जिन्ना ने उन्हें एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर दी थी जिसमें वो जितने चाहे उतने कंसेशन पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मांग सकते थे। ऐसे में उनका मानना था कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़कर अपने रॉयल स्टेटस को मेंटेन रख सकते हैं। फाइनली डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके सरदार पटेल 15 अगस्त 1947 तक 560 रियासतों को भारत में मिला लेते हैं। बड़ौदा और ग्वालियर वो पहले स्टेट थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। पटियाला, बीकानेर, त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल सभी बड़ी रियासतें भारत में एक्सेशन को एक्सेप्ट कर चुकी थी। तब भी अब 3 बड़ी रियासतें बची हुई थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, जिन्होंने अभी भी किसी तरह के एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ एक सी बॉर्डरिंग स्टेट था जो कि जियो स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जूनागढ़ की 80% जनसंख्या हिंदू थी। यहाँ का नवाब था महाबत खान और दीवान था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी माने जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित था कि वो पाकिस्तान का एक्सेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। 15 अगस्त 1947 तक तो जूनागढ़ कोई अनाउंसमेंट नहीं करता, लेकिन 15 अगस्त के दिन ही जूनागढ़ अनाउंस कर देता है कि वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन को एक्सेप्ट कर रहा है और 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान जूनागढ़ की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस्टीज के लिए बहुत बुरा था। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि जिस तरह से जूनागढ़ का नवाब यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान को दे सकता है, वैसे हैदराबाद के निज़ाम भी तो हैदराबाद पाकिस्तान को दे सकते हैं। जूनागढ़ तो बस एक प्यादा था रानी की खोज में, और वो रानी थी कश्मीर। यदि इंडिया जूनागढ़ के लिए ये आर्ग्यू करता कि वहाँ का नवाब नहीं बल्कि वहाँ की जनता थ्रू प्लेबिसाइट यह डिसाइड करे कि वो किसके साथ जाना चाहती है, तो पाकिस्तान एक काउंटर आर्ग्यू करता कि सेम प्लेबिसाइट कश्मीर में कराया जाए, और कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम होने के कारण
उसका पाकिस्तान के हाथों खोने का रिस्क बढ़ जाता और सरदार पटेल ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। सरदार पटेल का साफ कहना था कि कश्मीर में किसी भी तरह का प्लेबिसिट नहीं होगा। उनका कहना था कि कश्मीर में प्लेबिसिट तभी होगा जब हैदराबाद में किसी तरह का प्लेबिसिट हो। जिन्ना जूनागढ़ में किसी भी तरह के प्लेबिसिट के लिए मना कर देते हैं। तब सरदार पटेल बाय फोर्स जूनागढ़ की 3 इंपॉर्टेंट फ्यूडिटरीज को कैप्चर कर लेते हैं और फाइनली जूनागढ़ में एक प्लेबिसिट होता है जिसमें वहाँ की पॉपुलेशन इंडिया के साथ एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डरिंग स्टेट्स में से एक भी है। 12 अगस्त 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक स्टैंड स्टिल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वे ना तो भारत के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहना चाहते हैं। भारत सरकार इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करती है, लेकिन इस एग्रीमेंट के ठीक 12 दिन बाद पाकिस्तान से उन्हें एक वार्निंग लेटर मिलता है जिसमें उन्हें कहा जाता है कि या तो वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लें या बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस वार्निंग लेटर के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान कश्मीर के ही कुछ ट्राइबल्स को मोबिलाइज करके जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये निश्चित हो जाता है कि अब श्रीनगर घुटने टेक देगा। पर इसी बीच महाराजा हरि सिंह भारत सरकार से मदद मांगते हैं और ये सुनते ही सरदार पटेल तुरंत वीपी मेनन को कश्मीर भेजते हैं और महाराजा हरि सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते ही भारत सरकार इंडियन ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करवा देती है और जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिला लिया जाता है। हैदराबाद तो कश्मीर से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सिद्ध होता है। कश्मीर तो फिर भी भारत के हेड पोजीशन पे रहता है, थोड़ा सा अलग थलग होता है, लेकिन हैदराबाद तो भारत के बीचों बीच था। यदि हैदराबाद का पाकिस्तान से किसी भी तरह का कनेक्शन होता है तो शायद आज भारत के बीचों बीच एक दूसरा बांग्लादेश मौजूद होता। और सरदार पटेल कहीं ना कहीं ये जानते थे कि आगे चल के ये हैदराबाद भारत के लिए एक अल्सर साबित हो सकता है। 1941 में ब्रिटिश राज के दौरान हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। इसका एरिया 21,04,187 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन लगभग 16 लाख थी। इसकी इकोनॉमी भी बहुत मजबूत थी। इसका साल का रेवेन्यू कम से कम 26 करोड़ रुपए था। इतने बड़े स्टेट को सरदार जी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। हैदराबाद की पाकिस्तान के साथ कोई कॉमन बॉर्डर तो नहीं थी, लेकिन निज़ाम के पूरे इंटेंशन थे कि वो पाकिस्तान के साथ आगे चलकर भाईचारे भरे व्यवहार रखेंगे और यह भारत के लिए आगे चल के एक समस्या साबित हो सकता था। नवंबर 1947 में हैदराबाद के निज़ाम भारत सरकार के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 साल की होती है। इस एग्रीमेंट में ये साफ लिखा होता है कि आने वाले 1 साल तक इंडियन गवर्नमेंट हैदराबाद स्टेट पर किसी भी तरह की अथॉरिटी या पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगी। अब इस ड्यूरेशन का पूरा फ़ायदा वहाँ की इरेगुलर फोर्सेस रज़ाकार्स उठाती हैं। ये रज़ाकार्स जो थे वो एक पॉलिटिशियन कासिम रिजवी के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करते थे। कासिम रिजवी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर था। इनकी पूरी कोशिशें थी कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से दोस्ती कायम की जाए और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए। हैदराबाद के निज़ाम भी रज़ाकार्स के इन कामों पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे थे। हैदराबाद के इस दोगलेपन पर सरदार पटेल ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ठानी और 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया। इसके ठीक 5 दिन बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद ने सीज फायर की घोषणा की और 18 सितंबर 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिप्लोमेसी, परसुएशन और मिलिट्री फोर्स के यूज़ से सारे प्रिंसली स्टेट्स का भारत में मर्जर किया और यूनाइटेड इंडिया की नींव रखी। 1947 से 1950 तक उनकी मृत्यु तक वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री रहे। 1991 में पोस्टमसली उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम आज नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इन्हीं के सम्मान में रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया है। पर क्या इतना करना काफ़ी है? ये हमारे इंडियन यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी मेहनत से
पाई गई यूनिटी की हम रक्षा करें और देश को जोड़े रखने में अपना योगदान दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और सरदार पटेल के द्वारा किए गए कामों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। थैंक यू।